नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हमारी तरफ कहते हैं कि शादी ब्याह जब होता है तो जो बिचौलिया उसमें होता है, हमारे ईस्टर्न यूपी में पूरब में अगुआ कहते हैं, यानी शादी लगाने वाला जो होता है, जो रिश्ता लेकर जाता है और सेटिंग कराता है, दहेज की सेटिंग कराता है, ये सारा कुछ कराता है। तो वो जो अगुआ होता है वो दोनों तरफ से गाली खाता है। लड़के वाले गाली देते हैं कि लड़की वालों ने ठीक से अरेंज नहीं किया, तुमने गड़बड़ कर दी, दहेज कम करवा दिया, और लड़की वाले गाली देते हैं कि जबरदस्ती दहेज बढ़वा दिया, ये परेशानी कर दी, बारात में ये हो गया वो हो गया। यानी बीच में जो होता है, मीडिएशन करता है, वो हमेशा परेशान रहता है। ये बात हमारे यहां कही जाती है। और आजकल पिछले 4-5 दिनों से, जब से पिछले राउंड की बातचीत नहीं हुई, ट्रंप ने कह दिया वहां जाने वाला है और ईरान ने कहा हम नहीं जाएंगे, और फाइनली इस्लामाबाद में बातचीत नहीं हुई। इधर क्या हो रहा है कि आसिम मुनीर का यही हाल हो गया है। ईरान के अंदर यह आरोप लग रहे हैं, ईरान की स्टेट टीवी पर बैठकर यह आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, आसिम मुनीर डबल गेम खेल रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस में वो अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं। यानी अमेरिका की तरफ से वो काम कर रहे हैं। ईरान ने जो मैसेजिंग की थी वो ठीक से मैसेजिंग पहुंची नहीं, और अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर अमेरिका जो शर्तें रख रहा है वो मनवाने की जिद कर रहे हैं, वो मनवाना चाह रहे हैं ईरान से, ये कहा जा रहा है। ईरान में आरोप ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान पब्लिकली अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन पर्सनली ईरान के साथ रिश्ता बनाने का खेल खेल रहा है बंद कमरे में, और ये डबल गेम है। ईरान की टीवी पर, प्रेस टीवी पर एक बातचीत में आसिम मुनीर का नाम लेकर आरोप लगाया गया कि वो पक्षपात कर रहे हैं, वो एक तरफ झुके हुए हैं, वो अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं। जब ईरान का 10 पॉइंट प्रपोजल लेकर वो गए तो कोई जवाब नहीं ले आए उसका। ईरान को यह बताया भी नहीं कि अमेरिका उसमें से किस पर राजी है और किस पर राजी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने 15-16 जो अमेरिकी डिमांड्स थी, जो अमेरिका 15-16 डिमांड्स कर रहा था, उनको पूरा करवाने के लिए प्रेशर बनाया, और इस तरह से आसिम मुनीर के ऊपर वहां पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने यह इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और जल्दी ही कोई समझौता हो जाएगा, जबकि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है। तो यह सब प्रॉब्लम पाकिस्तान की वजह से हो रही है, ये ईरान कह रहा है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में तारीफ हो रही है। अमेरिका में फॉक्स न्यूज पर एक पूरा प्रोग्राम चला जिसमें पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल अहमद सईद थे। उन्होंने यह बताया कि आसिम मुनीर कई महीने से वाशिंगटन और तेहरान के बीच बैक चैनल का काम कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि 2016-17 में जब पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे आसिम मुनीर साहब, डायरेक्टर जनरल थे, तब उन्होंने ईरान से रिश्ता बनाना शुरू किया था। ईरान की लीडरशिप, वहां की इंटेलिजेंस कम्युनिटी और IRGC के साथ रिश्ता बनाया था, और मुनीर के बहुत अच्छे रिश्ते थे कुछ फोर्स कमांडर के कासिम सुलेमानी, जो नहीं रहे अब, उनसे, हुसैन सलामी से, और दूसरे जो ईरानी आर्मी लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, उनसे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बिल राजियो ने फॉक्स न्यूज पर ही यह चेतावनी दी कि ट्रंप को पाकिस्तान और आसिम मुनीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पहले ही दोहरा खेल खेल चुका है और अब ईरान में दोहरा खेल खेल रहा है। तो देखिए, आसिम मुनीर को अब बेचारे को ईरान से भी गालियां पड़ रही हैं और अमेरिका से भी गालियां पड़ रही हैं। दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर एक तरफा काम कर रहे हैं। अमेरिका में कहा जा रहा है ईरान की तरफ से काम कर रहे हैं, और ईरान में कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, जो बीच में पड़ता है उसको दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं। देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत पिकुलियर है और इस बात को समझना चाहिए। जो लोग ईरान पे मेरे शो देखते हैं उनको पता है कि मैंने पाकिस्तान की इस बात के लिए कभी मजम्मत नहीं की कि वो दोनों लोगों की बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं, दुनिया का हर अमन पसंद आदमी चाहता है कि जल्दी से जल्दी सुलह हो, और अगर इस सुलह के पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले कर रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो बात बिल्कुल साफ है। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन पिक्यूलियर क्यों है, इस बात को कई बार मैंने समझाने की कोशिश की है। एक और बार मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान के सऊदी अरबिया के साथ रिश्ते हैं, और ये रिश्ते आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं।
कश्मीर पर मेरा काम है, तो कश्मीर में जो मिलिटेंसी का पूरा खेल है जिसमें पाकिस्तान के रोल से कोई इनकार नहीं कर सकता, सैकड़ों सबूत हैं, वो यहां पर देने की जरूरत नहीं है। उस समय भी सऊदी अरबिया से फाइनेंशियल और कई तरह की मदद मिली थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कई बार सऊदी अरबिया ने बेल आउट किया है। नवाज शरीफ लगातार सऊदी जाते रहे, सऊदी के नेताओं से उनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे, बिरादराना रिश्ते भी रहे। तो सऊदी अरबिया से रिश्ता पुराना है उनका, लेकिन अब सऊदी अरबिया के साथ उन्होंने बाकायदा डिफेंस पैक्ट कर लिया है। डिफेंस पैक्ट का मतलब यह होता है कि सऊदी अरबिया के साथ अगर किसी की लड़ाई होती है तो पाकिस्तान सऊदी अरबिया के साथ खड़ा होगा। अब यह डिफेंस पैक्ट दो मुल्कों को ध्यान में रख के किया गया था। पहला, सऊदी अरबिया ने यह डिफेंस पैक्ट किया था इजराइल को ध्यान में रख के, और पाकिस्तान ने यह डिफेंस पैक्ट किया था हिंदुस्तान को रख के कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की कभी लड़ाई होती है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही यह पैक्ट हुआ था, तो यह था कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की कभी लड़ाई होती है तो सऊदी अरबिया कम से कम पैसे से मदद करेगा, कम से कम डिप्लोमेसी से मदद करेगा, भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। क्योंकि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का रिश्ता है, यह अच्छी बात है, लेकिन सऊदी अरबिया के साथ भारत का भी रिश्ता कभी बुरा नहीं रहा है, अब भी बुरा नहीं है, अच्छा रिश्ता रहा है सऊदी अरबिया के साथ। तो अब आपने कर लिया डिफेंस पैक्ट, दिमाग में रख के किया गया था इजराइल को, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई ईरान और इजराइल की। अब ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई तो सऊदी अरबिया को बाहर रहना चाहिए था, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सऊदी अरबिया में है अमेरिका के बेस, और अमेरिका के बेस है तो जबरदस्त हमला किया ईरान ने सऊदी अरबिया के ऊपर, जबरदस्त नुकसान भी हुआ है, कुछ सामने आया है, कुछ बाद में आएगा। बेसिस तो बर्बाद हो ही गए, लेकिन उसके साथ साथ आर्मको को भी बर्बाद किया गया, जो एक पाइपलाइन बन रही थी उस पर भी हमला किया गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईरान के हमलों की जद में आता है सऊदी अरबिया। और अभी खबर यह आती है कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी का एक हिस्सा और ढेर सारे फाइटर जेट्स भेजे हुए हैं सऊदी अरबिया में एक बेस पर। अब पाकिस्तान कतई नहीं चाहेगा कि ईरान वाली लड़ाई दोबारा शुरू हो और सऊदी अरबिया के ऊपर हमला हो। क्यों? क्योंकि अगर हमला होगा तो जो आपने अपने सैनिक और बाकी सारी चीजें भेजी हुई हैं, वो वहां पर सऊदी अरबिया में आराम करने के लिए तो है नहीं, रियाद में शॉपिंग करने के लिए तो आपने भेजा नहीं है, और ना ही मक्का मदीना में उम्रा करने के लिए भेजा है। आपने भेजा है सऊदी अरब की हिफाजत के लिए। तो अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। उनके एक्शन लेने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ईरान से वार डिक्लेयर कर देगा। डायरेक्टली ना करे, लेकिन एक बार आपने अगर ईरान पे एक भी बम गिरा दिया तो जाहिर तौर पर आप भी ईरान के दुश्मन बन जाएंगे। ईरान के साथ एक लंबी सीमा लगती है पाकिस्तान की, और वो सीमा बहुत डिस्टर्ब रही है। ईरान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की तरफ से, पहले आरोप लगाया, अभी की बात नहीं है, कि पाकिस्तान की तरफ से लोग आकर ईरान के अंदर आतंकवाद और बाकी सारी चीजें फैलाते रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें भी चली थी, बात बढ़ी नहीं। तो इस जंग में फंसना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर यह जंग दोबारा शुरू होती है और सऊदी अरबिया पे अटैक्स होते हैं और सऊदी अरबिया पाकिस्तान से उन अटैक्स का मुकाबला करने को कहता है। नंबर 1 तो यह नोट कर लीजिए। दोबारा अगर यह जंग शुरू होती है तो इस बार उसको तय करना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ है कि ईरान के साथ है। ईरान के साथ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ईरान के साथ होना अगर मुश्किल होगा, ईरान के ऊपर हमले में पाकिस्तान हिस्सा लेगा, तो पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा, न केवल शिया बल्कि सुन्नी समुदाय का भी एक हिस्सा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएगा। और यहां पर यह बता देने में कोई बुराई नहीं है कि इस समय जो सरकार है शहबाज शरीफ की, वो पाकिस्तानियों के वोट से नहीं, आर्मी द्वारा चुनी गई है। जितनी गड़बड़ियां पिछले चुनाव में हुई थी उनके रिकॉर्ड सामने आए थे। इमरान साहब जेल में पड़े हुए हैं, और सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ गद्दी पर तभी तक हैं जब तक आर्मी का हाथ उनके सर पे है। तो कोई जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट शहबाज शरीफ के साथ हो, ऐसा नहीं है। तो अगर ईरान के खिलाफ जाते हैं तो यह होगा। ईरान के साथ जा नहीं सकते। अगर ईरान के साथ जाते हैं तो अमेरिका जो नाराज होगा और जो कुछ करेगा, आप जानते हैं, फिर से इंटरनेशनल फंड से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, बाकी सारा कुछ शुरू हो जाएगा। उधर चाइना का भी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो चाइना भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो, क्योंकि चाइना तकरीबन डायरेक्टली ईरान के साथ है। तो पाकिस्तान एक बड़ी पिकूलियर पोजीशन में फंसा हुआ है। इसलिए दुनिया में अगर कोई मुल्क ये चाहता है, सबसे ज्यादा चाहता है कि ये जंग खत्म हो जाए, तो वो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? वो मीडिएटर तो है, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए कि ईरान कहे कि ये वाली बात अमेरिका मान ले तो अभी कल हम सीज फायर कर लेंगे, तो पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि हम अमेरिका से ये बात मनवा लेंगे। और सेम
अगर अमेरिका कहता है कि ईरान से ये वाली बात मनवा लो, हम साइन कर देंगे, तो भी पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि हां ईरान से हम ये वाली बात मनवा लेंगे। ईरान या अमेरिका कोई पाकिस्तान को अपने से बड़ा नहीं मानता। दोनों तकरीबन आप कह सकते हैं कि भले एटॉमिक पावर है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को अपने से कमतर मानते हैं। इसलिए पाकिस्तान के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि किसी के ऊपर प्रेशर बना सके। यह पाकिस्तान की सबसे मुश्किल पोजीशन है इस मीडिएशन में। मान लीजिए कोई दूसरी लड़ाई होती है, जैसे लेबनान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, अमेरिका अपने घर में बुलाकर बातचीत करवा रहा है, वाशिंगटन में बातचीत करा रहा है, तो अमेरिका के पास यह अथॉरिटी है कि दोनों से कोई डिसीजन मनवा सके। अमेरिका ने कह दिया कि बस जंग बंद, अब इजराइल हमला नहीं करेगा, तो इजराइल हमला नहीं कर रहा है। यह पावर है, यह मीडिएशन कर रहा है भले वो, लेकिन पावर है उसके पास। वो लेबनान को भी कह सकता है तुम्हें यह करना है और लेबनान को मानना पड़ेगा। इसके उलट पाकिस्तान जब यहां मीडिएशन कर रहा है तो दोनों के साथ कोई उसका ऐसा पावर बैलेंस नहीं है कि वो अमेरिका को कोई ऑर्डर दे सके या ईरान को कोई ऑर्डर दे सके। इसीलिए यह बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यह जंग खत्म हो जाती है तब तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, पैसे रुपए भी मिलेंगे, इज्जत भी मिलेगी और सब कुछ होगा। लेकिन अगर यह जंग नहीं खत्म होती है, अगर इस्लामाबाद में अगले राउंड की बातचीत नहीं होती है, अमेरिका ब्लॉकेज हटाने को तैयार नहीं होता है, ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को तैयार नहीं होगा ऐसे में, और बातचीत नहीं होती है और कहीं पागलपन में दोबारा जंग शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान मीडिएटर होने का बहुत सारा नुकसान भी उठा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि दुनिया में अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा चाहता है कि यह जंग खत्म हो जाए तो वो पाकिस्तान है। तो अपनी जिंदगी में 1947 से लेकर अभी तक का अगर वक्फा जोड़ लें तो पहली बार शायद पाकिस्तान एक ऐसे डिप्लोमेटिक मुहाने पर खड़ा है, मरहले पर खड़ा है, जहां से या तो वो दुनिया में इज्जत का हकदार बन सकता है कि उसने एक बड़ी जंग रुकवा दी, और या फिर एक ऐसी मुश्किल में फंस सकता है जिसमें उसके लिए यह तय करना बहुत मुश्किल होगा कि वो क्या करे, ईरान पर हमला करे, खामोश होकर बैठ जाए, या फिर क्या करे। इसलिए सिचुएशन अमेरिका ईरान के लिए तो है ही टेंशन वाली, पाकिस्तान के लिए भी बहुत टेंशन वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।